नमस्कार मित्रों, स्वागत है। आप देख रहे हैं रेंजर सावन का वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। और इस वीडियो में मैं यानी कि मौसम की बात नहीं करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि यानी कि ये जो उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। क्योंकि अभी जैसे हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे तो यानी कि अभी उत्तर पूर्वी मानसून आएगा, फिर पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो कि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो, तो उस वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो फिलहाल अगर हम देखें तो अभी जो अक्टूबर का महीना है वो एक ट्रांजिशन पीरियड है। तो पहले तो यानी कि क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये आप देखिए, ये जो लाइन है दक्षिण पश्चिमी मानसून का है, क्योंकि भारत के ऊपर लो प्रेशर फॉर्म होता है। क्योंकि ये जो ITCZ है यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पर उत्तरी दिशा के ट्रेड विंड्स और यहाँ पर जो दक्षिणी दिशा के जो ट्रेड विंड्स हैं वो आकर मिलती है। ये ज्यादातर समय यानी कि ईयर के ज्यादातर के समय जो है, लगभग आते समय ये इक्वेटर के ऊपर रहता है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास इस एरिया में। और ये जो है एग्जैक्ट एक शेप का नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसा नीचे कर रहे तो यहाँ पर ऐसे ऊपर तक जा रहा है, तो कोई फिक्स शेप इसका नहीं होता। और भारत के ऊपर ही यानी कि मैक्सिमम नॉर्थ तक जाता है। तो जून के महीने में ये जो है पूरा यानी कि जो हिमालय के फुटहिल्स तक, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन के उत्तरी इलाके तक, ये ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पहुंच जाता है। और यही दक्षिण पश्चिम मानसून को जो है लाता है, क्योंकि जहां पर लो प्रेशर होगी तो वहां पर हवाएं ऊपर उठेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर पूरा यानी कि हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। मैंने पिछले साल की वीडियोस में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, पर मैं आपको फिर से यानी कि अभी बता देता हूँ। तो यहाँ से यानी कि क्योंकि ये ITCZ यहाँ है, लो प्रेशर यहाँ है, तो ट्रेड विंड्स ऑब्वियसली यहाँ तक आएंगी। तो यहाँ पर जब कोरियोलिस चक्कर चलती क्या होता है, भूमध्य रेखा तक तो ये दक्षिण पूर्वी होते हैं, फिर इसको क्रॉस करते हुए ये ट्रेड विंड्स ऐसे दक्षिण पश्चिमी दिशा से ऐसे इस तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, ये लो प्रेशर की तरफ। फिर ये ऐसे इनकी बंगाल की खाड़ी में जाते हैं। फिर यहाँ पर मानसून ट्रफ भी फॉर्म होता है, इसी को हम कहते हैं मानसून ट्रफ। तो यानी कि ऐसे ये मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ पर आ जाता है। तो मानसून ट्रफ वगैरह में थोड़ा यानी कि विंड का डायरेक्शन इधर उधर, पर नमी वाली हवाएं भारत की तरफ आती है और भारत में बारिश होती है, जो कि जून से लेकर के सितंबर के महीने तक होता है। तो यानी कि इस समय जो भी भारत में बारिश होता है उसमें मानसून की बारिश मानते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ज्यादातर इलाकों में ही जून के महीने में मानसून भारत के लगभग आधे इलाके तक ही, मैक्सिमम जून 31 तक पहुंचता है। जून 1 तारीख को तो बस केरल में आता है, पर जून 1 तारीख से लेकर के सितंबर के 31 तारीख तक हम उसको मानते हैं। और सितंबर 31 तक भी पूरे भारत से तो मानसून विदा होता है नहीं जाकर, यानी कि जैसे इस साल हमने देखा काफी लेट मानसून विदा हुआ। October 23 को पूरे भारत को मानसून ने विदा कहा है, तो काफी यानी कि थोड़ा लेट हो चुका है। तो हालांकि जो भी बारिश उस समय हुआ है उसको पोस्ट मानसून में ही मानेंगे। तो इस प्रकार ये ITCZ जून के महीने में ऊपर आता है भारत की तरफ, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में आता है। तो हवाओं का जो डायरेक्शन है उस समय ये ऐसा ही होता है, यानी कि यहाँ से अरब सागर से आया, फिर ये मानसून ट्रफ है, इसलिए यहाँ पर हवाएं ट्रफ के पास आपको पता है ऐसे घूमती है, तो ये ऐसे घूमेंगी ट्रफ के पास। और यहाँ ट्रफ के ऊपर पूर्वी हवाएं हो जाती है। तो ये पूर्वी हवाएं उत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून लेकर आती है। इस प्रकार यहाँ से अरब सागर से नमी आई और यहाँ से पूर्वी हवाएं, तो पंजाब हरियाणा में तो दोनों ही सागरों से यहाँ पर ऐसे नमी आती है। और शेष इलाकों में ऐसे पूर्वी दिशा से जो हवाएं चलती है नमी वाली, तो पूरे यानी कि ये मानसून को लेकर आते हैं। और कई बार मानसून में लो प्रेशर भी बनते हैं, वो और भी बारिश मानसून के एनहेंस करती है, बारिश बढ़ती है। तो ये स्थितियां जारी रहती है कम से कम सितंबर अक्टूबर की शुरुआती दौर तक। ये स्थितियां जारी रहती है दक्षिण पश्चिमी मानसून में। उसके बाद यानी कि अभी कम से कम अक्टूबर मिड के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे, क्योंकि सूर्य जो कि उत्तरी गोलार्ध में आया था, इसलिए तो जून के महीने में सोलर इंसुलेशन बढ़ा था, तो ITC से ऊपर रहता है, धीरे धीरे सोलर इंसुलेशन कम होने लग जाता है। सितंबर के महीने में ही शुरू हो जाता है। और सितंबर के जो है 22 सितंबर को जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। तो यानी कि इक्वल जो है हो जाता है दिन और रात। फिर धीरे धीरे 22 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है, पूरा दक्षिणी आयन एकदम शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जैसे सितंबर एंड आते आते और भी नीचे ITCZ जाते जाते दक्षिण भारत में धीरे धीरे ITCZ पहुंच जाता है।
और ये अक्टूबर एंड होते होते क्या होता है कि पूरा आईटीसीजेड एकदम दक्षिण भारत के टिप तक पहुंच जाता है। तो और ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर चेंज होंगे। जो लो प्रेशर एरिया, जो निम्न दबाव का क्षेत्र भारत के ऊपर बना हुआ था, वो एक उच्च दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ये जो दक्षिणी गोलार्ध और जो हिंद महासागर है वो भारत के जो मेनलैंड से ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लो प्रेशर है तो हवाएं अभी यहाँ इस तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, तो हवाओं में पूरा जो है रिवर्सल आ जाता है। अभी जो दक्षिण पश्चिमी चल रही थी वो जो है उत्तर पूर्वी हो जाती है, उत्तर पश्चिमी हो जाती है हवा। तो वो इस प्रकार मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यानी कि ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। तो ये क्या होता है, जब पूरे भारत से मानसून विदा हो जाता है तो यहाँ पर एक विपरीत चक्रवातियों का क्षेत्र, जो कि एंटी साइक्लोन यानी कि हाई प्रेशर का रूप होता है। तो जब एंटी साइक्लोन बनता है, हवाएं सबसीड करती है, और यहाँ पर क्योंकि हाई प्रेशर है तो हवाएं, आपको पता है, हाई टू लो प्रेशर मूव करती है। और दक्षिण भारत में यहाँ पर लो प्रेशर है, ये आप देखिए चक्रवातियों का क्षेत्र कई बार बनता है। तमिलनाडु में इस समय ऐसे ट्रफ रेखा भी फॉर्म होती है। तो ये जो है हवाएं पूरा रिवर्स हो जाती है, जो कि दक्षिण पश्चिमी दिशा से आ रही थी, यहाँ से उत्तर पश्चिमी हवाएं आकर ऐसे रिकर्व करती है और उत्तर पूर्वी हो जाती है। तो मध्य भारत वगैरह में तो यहाँ से ये जो है इसी इलाके से क्योंकि आता है, शुष्क हवाएं होती है। और स्नोफॉल के पश्चात तो वैसे भी ये ठंडी हो जाती है। तो इस समय यानी कि ये हवाएं पूरे मध्य भारत तक पहुंचते। पर एक आप चीज गौर कीजिए कि ये जैसे पश्चिम बंगाल से हवाएं नीचे उतरी, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जब नमी लेकर के ये बढ़ती है आगे, तो बीच में यानी कि यहाँ पर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के जैसे बंगाल की खाड़ी यहाँ पर खत्म होता है, तो यहाँ पर तमिलनाडु और जो रायलसीमा का तट है, और उसके थोड़े आगे जो है ये तेलंगाना के दक्षिणी इलाके और दक्षिणांतरी कर्नाटक और केरला के इलाके हैं, तो यहाँ पर ये नमी वाली हवाएं पहुंचती है। और यहाँ पर क्योंकि आईटीसीजेड भी उस समय लगभग इस एरिया में रहता है, तो इसलिए हवाएं भी ऊपर उठ रही होती है। तो बारिश की गतिविधियां शुरू होती है, और उसी को हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून या भारत का जो मिनी मानसून है वो हम कहते हैं। और उस समय तमिलनाडु को साल का 60% जो रेनफॉल है वो देखने को मिलता है। तो यानी कि इस प्रकार की स्थिति जो है, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिस्टम जैसे एंटी साइक्लोन यहाँ पर एकदम फॉर्म ना होने से भी यानी कि हवाएं इसी प्रकार चलती है। ये जैसे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर शुष्क हवाएं पहुंची, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु तट पे टकराकर, यानी कि ये जो है उत्तर पूर्वी मानसून में मेन जो इलाके जो बारिश दिखते हैं, वो मैक्स टू मैक्स यही इलाके। कभी कभार ऊपर आ जाते, जैसे कभी कभार तेलंगाना के और भी इलाकों तक, दक्षिणी महाराष्ट्र, कभी कभार दक्षिणी छत्तीसगढ़ को भी छू जाते हैं, बारिश होती है, और बहुत रेयरली, पर मेनली जो एरियाज बारिश देखते हैं वो यही होते हैं। इन्हीं इलाकों में उत्तर पूर्वी मानसून काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, और बारिश की गतिविधियां ये पोस्ट मानसून सीजन में यहीं पर ज्यादा दिखती है। शेष सबसे कम बारिश भारत में अक्टूबर के समय जो है वो मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाके में दिखता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में और उत्तर भारत में तो दिख जाता है पश्चिम विक्षोभ के चलते। अभी मैं इस उत्तर पूर्वी मानसून को डिस्कस करने के पश्चात उसके बारे में भी बताऊंगा। तो यानी कि ये होता है उत्तर पूर्वी मानसून। तो अभी हम लोग धीरे धीरे जो ट्रांजिशन फेज हो रहा है, अभी उत्तर पूर्वी मानसून अगले 48 से 72 घंटों में, अगर फिलहाल के वेदर की बात करूं, तो दस्तक देगा। तो यानी कि स्थितियां ऐसी ही हो जाएंगी, और तो मध्य भारत, पूर्वी भारत शुष्क हो जाएगा, और तमिलनाडु और यहाँ पर जो दक्षिण भारत के जो इलाके हैं, जो दक्षिण पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। तो ये इस प्रकार होती है जब मानसून भारत से पूरा विदा हो जाता है। तो ये बात हुई उत्तर पूर्वी मानसून की। अभी मैं आपको पश्चिमी विक्षोभ, या जिसको हम इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। तो क्या होता है कि मेडिटेरेनियन सी में ऐसे हवाएं जो है वो ऊपर उठती है, और फिर जो है मीडियम हाई क्लाउड से फॉर्म करती है। तो और क्या होता है कि वेस्टर्लीज जो जेट स्ट्रीम है वो पूरे साल जो है सब ट्रॉपिकल एरिया में बहते रहती है। पर जब भारतीय मानसून आता है, तो ये जो वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम है वो हिमालय क्षेत्र के ऊपर चले जाता है। जैसे आईटीसीजेड ऊपर आता है, जो जो ट्रेड विंड्स जो क्योंकि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मध्य भारत में शुरू हो जाता है मानसून के दौरान, तो ऊपर ले जाता है। तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जहां भी रहती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जो है ये जो है यानी कि लेकर जाता है अपने साथ, जो है आगे बढ़ा के लेकर जाता है, ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होते हैं। और ये जो है पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां देते हैं, स्पेशली जो उत्तर भारत के
पहाड़ी एरियाज होते हैं, यहीं पर बारिश की गतिविधियां ये सबसे ज्यादा देती है यहाँ पर, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ इलाके, क्योंकि जैसे ये जो मीडियम और हाई क्लाउड जो फॉर्म होकर आते हैं वेस्टर्न ईस्ट के साथ, तो मीडियम और हाई यानी कि ऐसा कोई अवरुद्ध इनको पैदा नहीं होता पूरे रास्ते में, यानी कि जो ये मेडिटेरेनियन सी से उठे यहाँ पर टर्की, इराक, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर पहाड़ होने से भी यानी कि उतनी ऊंची पहाड़ियां नहीं है जितना कि हिमालय है। तो जैसे ही ये अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके और यहाँ पर जो है भारत के पश्चिमी इलाके, पाकिस्तान के उत्तरी इलाके और कजाकिस्तान वगैरह के जो पूर्वी इलाकों में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर हिमालय जो पर्वत है क्योंकि काफी ऊंचा है, तो एक अवरुद्ध पैदा करती है। और इस अवरुद्ध के चलते यानी कि ये मेनली एक ओरोग्राफिक रेनफॉल टाइप रहता है, तो इस अवरुद्ध के चलते क्या होता है कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दिखती है, लो प्रेशर फॉर्म हो जाता है। प्रेशर उतना लो नहीं रहता, पर हाँ चक्रवातियों का क्षेत्र फॉर्म होता है, दिखा रहा हूँ एक मिनट। यानी कि यहाँ पर ये आप देखिए पश्चिम विक्षोभ की हवाएं उठे, फिर ये सर्दियों के दौरान ही क्यों होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये इस प्रकार यानी कि जो भारत की तरफ आती है, तो यहाँ पर एक जो है मैं ड्रॉ नहीं किया हूं, यहाँ पर एक चक्रवातियों का क्षेत्र कई बार फॉर्म होता है, या अगर फॉर्म नहीं होने से भी पश्चिमी विक्षोभ भी, क्योंकि एक लो प्रेशर का प्रतीक होता है, जब ये आता है तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से, अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी हवाएं ऐसे मूव करती है। दूसरे कलर से मैं आपको दिखा देता हूँ, दक्षिण पश्चिमी हवाएं, और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी कई बार पूर्वी हवाएं आ जाती है, पर यह हमेशा इतनी नमी नहीं आती है। जब काफी सशक्त पश्चिमी विक्षोभ हो तब ये होता है। दूसरे समय जब, क्योंकि इस समय क्या होता है कि आईटीसीजेड काफी नीचे चला जाता है, और सर्दियों में आपको पता है कि उत्तर भारत, मध्य भारत तक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भारत में प्रवेश कर जाती है। मानसून के समय क्या होता है, मानसून और गर्मियों के दिनों में कम से कम जून महीने से पूरा जो वेस्टर्ली स्ट्रीम है वो इस एरिया से ऊपर, यानी कि यहाँ पर ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है, भारत के ऊपर चले जाती है। और इसी के चलते क्या होता है, जो भी पश्चिमी विक्षोभ बनते हैं वो इसी एरिया में एक मिनट, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये जो मैं एरो मार्क किया हूँ, इस एरिया को ये अफेक्ट करती है, यानी कि इस पूरे एरिया को तो नहीं, यानी कि जहाँ पर हिमालय है, यानी कि किर्गिस्तान, तिब्बत के उत्तरी इलाके, कजाकिस्तान के कुछ इलाके, कभी कभार दक्षिणी रशिया तक, मंगोलिया तक, और उज्बेकिस्तान वगैरह तक, ये यहाँ पर भी क्योंकि हिमालय का कुछ यानी कि अवशेष जैसे इस इलाके में है, तो यहाँ पर ये अफेक्ट करती है। पर जैसे ही आईटीसीजेड नीचे जाता है, मैं जैसे बोला वेस्टर्ली स्ट्रीम जब इस इलाके में बहने लगती है, तो यानी कि ये पश्चिमी विक्षोभ जो इस इलाके में जा रही होती है गर्मियों के दिनों में, वो सर्दियों के दिनों में यहाँ पर आ जाती है। और ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसे ही वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ सीधा आएगा, मैं जो यहाँ पर ऐसे एरो ड्रॉ किया हूँ ऐसे भी आ जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम में भी ऊपर एक ऐसे ट्रफ फॉर्म होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ ऐसे कर भी आ सकती है, तो अलग बात है। पर ये जो है आती है यानी कि हिमालय क्षेत्र में भी, क्योंकि ये मैं इसलिए ड्रॉ किया हूँ, जैसे आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ, पहले आपको लगेगा कि ये मैदानी इलाकों की तरफ क्यों जा रही है, तो ये इतने दक्षिण में पश्चिमी विक्षोभ नहीं जा पाती है, क्योंकि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कम से कम जो मध्य भारत और उत्तर भारतीय गैंजेटिक जो प्लेन्स के दक्षिण में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम उतना प्रोमिनेंट नहीं होता। सबसे प्रोमिनेंट ये इसी एरिया में सर्दियों में रहता है, सर्दियों के दौरान। और जो मेडिटेरेनियन सी का आप देखिए लैटिट्यूड है, वो भारत के लैटिट्यूड से काफी ऊपर है, तो ऑब्वियसली ये जो भारत के उत्तरी लैटिट्यूड को ही ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो पहाड़ों में इसके चलते बर्फबारी कई बार काफी अच्छी दिखती है, और आपको मैंने जैसे बोला चक्रवातियों का क्षेत्र फॉर्म होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ से नमी मिलती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी मिलने के चलते कई बार जो है उत्तर भारत के इलाके, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश के कई जो इलाके हैं वहां और कई बार उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश तक, कई बार उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और मध्य प्रदेश तक इसका प्रभाव दिखता है। यानी कि ऐसा यानी कि काफी सशक्त पश्चिमी विक्षोभ रहने से ये हो जाता है। और जो है उत्तर पश्चिमी हवाएं जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में चल रही होती है, जो कि मैंने उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान आपको दिखाया था, एक मिनट उसको फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये हवाएं जो इस इलाके में चल रही होती है, यानी कि पूरे मध्य भारत तक, इसमें डिस्टरबेंस आ जाता है, क्योंकि जैसे चक्रवातियों का क्षेत्र फॉर्म हुआ, तो हवाएं ऑब्वियसली जो उत्तरी दिशा से चलती है वो ऐसे घूमने लग जाती है यहाँ पर, दक्षिण तक पूरे ऐसे ये हवाएं पहुंच नहीं पाती। हालांकि उत्तर पूर्वी मानसून में उतना ज्यादा व्यवधान नहीं आता, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से तो ऐसे हवाएं चलती रहती है। मेन जो है ये हवाओं को डिस्टर्ब करता है उत्तर भारत, मध्य भारत और कभी कभार यानी कि पूर्वी भारत तक ये हवाओं को
डिस्टर्ब कर देता है अगर काफी सशक्त पश्चिमी विक्षोभ रहे तो क्या होता है कि कई बार जो है ऐसे जब हवाएं डिस्टर्ब हो जाती है तो तापमान भी बढ़ जाते हैं, जो कि जैसे सिंगल डिजिट में जहाँ पर चल रही होती है कई बार तापमान वो डबल डिजिट में आ जाती है, और वेदर भी थोड़ा कभी कभार ह्यूमिड हो जाता है, बारिश की गतिविधियां दिखती है, तो ये सब दिखती है। जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाता है, जैसे पहले पश्चिमी विक्षोभ यहाँ है भारत के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे निकलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकलते ही ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी हट जाता है, क्योंकि जो बारिश की गतिविधियां वगैरह चल रही थी वो भी थम जाती है। और जैसे ही ये होता है तो एक बार फिर ये जो अ, उत्तरी दिशा से जो हवाएं हैं, कई बार एंटी साइक्लोन भी फॉर्म होता है, तो ये जो उत्तरी दिशा से जो हवाएं हैं वो चलना शुरू हो जाती है, और ये जो है उसके बाद जैसे काफी अच्छी अगर बर्फबारी पहाड़ों में होती है, यहाँ पर इन इलाकों में अगर काफी अच्छी बर्फबारी दिखती है तो वैसी बात है, हवाएं क्योंकि यहाँ से चल रही है तो हवाएं ठंडी होगी, तो ठंडी हवाएं पूरे इस इलाके तक तापमान को गिरा देती है। कई बार अगर काफी अच्छा बर्फबारी हुआ होता है तो ये जो है उत्तरांतरिक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाके, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों तक तापमान पूरे इस इलाके तक गिर जाती है इन हवाओं के चलते। क्योंकि अब देखिए जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो ऐसे आ रही है, फिर यहाँ पर ये शुष्की है, यानी कि रिकर्व करती हुई उत्तर पूर्वी दिशा से इन इलाकों में, यानी कि कूलिंग इफेक्ट इस पूरे इलाके में दिखाती है। और इसी के साथ यानी कि भारत में ये काफी ज्यादा जो है पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों को लाने में अपना रोल प्ले करते हैं। और उत्तर भारत में जो रबी फसल वगैरह होती है उसमें भी यानी कि उसमें भी जो पानी वगैरह इतना नहीं डालना पड़ता अगर पश्चिमी विक्षोभ आ जाता है, क्योंकि बारिश की गतिविधियां कुछ ना कुछ होते रहती है। और इसकी जो है फ्रीक्वेंसी जैसे अभी बढ़ती है, जैसे अक्टूबर के महीने में तो उतना नहीं आता, दीपावली के बाद जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाती है। ऑन एन एवरेज जो है नवंबर में 3, 4 या 5 पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, इससे ज्यादा भी आ सकता है, कभी कभार कम भी दिखता है। और कम से कम 1, 2 पश्चिमी विक्षोभ नवंबर में सशक्त रहता है। दिसंबर जनवरी में भी लगभग इतनी फ्रीक्वेंसी होती है, हो सकता है उस समय दिसंबर जनवरी में एक आध और भी सशक्त पश्चिमी विक्षोभ आ जाए, क्योंकि जो है पश्चिमी विक्षोभ क्योंकि सूर्य और भी नीचे चला जाता है आरटीसीजेड दिसंबर के महीने में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए पूरे भारत के एकदम नीचे चले जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर अफ्रीका तक आईटीसीजेड पहुंच जाती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो इसलिए वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है वो और भी दक्षिण तक आ जाएगी और भी तेजी से चलेंगे, तो ये और भी ज्यादा पश्चिमी विक्षोभ को और भी यानी कि सशक्त पश्चिमी विक्षोभ भारत की तरफ आएंगे। तो इसलिए दिसंबर जनवरी यानी कि पीक होता है। फरवरी में भी काफी अच्छा आता है, मार्च के महीने में भी पश्चिमी विक्षोभ ठीक ठाक आता है, पर मार्च के सेकेंड हाफ से कम पश्चिमी विक्षोभों की संख्या एक बार फिर कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक बार फिर आईटीसीजेड ऊपर आना शुरू होगी मार्च के महीने में, सूर्य ऊपर आना शुरू होगा तो पश्चिमी विक्षोभ भी ऊपर चले जाएंगे, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी ऊपर जाने लगेंगी। और अप्रैल मई महीने में होते होते इसकी फ्रिक्वेंसी काफी कम हो जाती है, 1, 2 आने से आएंगे। जून के महीने में लगभग ना के बराबर आते हैं, कभी कभार 1, 2 आने से आएंगे, और वो भी यानी कि उतने सशक्त नहीं होते। और जुलाई महीने के बाद तो जैसे ही मानसून दस्तक देने के बाद तो पश्चिमी विक्षोभ आते ही नहीं है लगभग। जो जुलाई अगस्त यहाँ तक यानी कि जून जुलाई अगस्त और सितंबर ये महीने लगभग ना के बराबर पश्चिमी विक्षोभ देखते हैं, फिर से अक्टूबर से शुरू होगा, सर्दियों के समय रहेंगे। तो यानी कि इस वीडियो में मैं इसी की बात कर रहा था, जो उत्तर पूर्वी मानसून से आती है यहाँ पर दक्षिण भारत में, और पश्चिमी विक्षोभ यानी कि इन्हीं अक्टूबर के महीने में यही दो जो वेदर फेनोमेना है वो भारत में बारिश देती है। एक तो उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिण भारत में दी, और ये जो पश्चिमी विक्षोभ वो उत्तर भारत के एरियाज में देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, ज्यादातर समय जब यानी कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में तो दे गए दार्शनिक गतिविधियां, फिर यहाँ पर पहुंचती है तो इसकी जो रेमिनेंट्स रहती है पहले से तो कमजोर हो चुकी होती है, क्योंकि बारिश हो जाती है, तो इसकी रेमिनेंट्स उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां कुछ देती है, और अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की स्नोफॉल भी दे देते हैं। यानी कि उत्तर भारत से जब पास हो जाता है उसके 24-48 घंटों के बाद ये उत्तर पूर्वी राज्यों को भी असर डालना शुरू होता है, फिर यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी होती है, फिर वो आगे और आगे निकल कर पूरी समाप्त हो जाती है, एकदम और भी आगे निकल कर कि इसका प्रभाव पूरा खत्म हो जाता है। तो यानी कि यही जो वेदर फिनोमिना पोस्ट मानसून सीजन में भारत में बारिश देती है, एक तो पश्चिमी विक्षोभ, एक
पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां देती है कुछ, और उत्तर पूर्वी राज्यों में कभी कभार पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों तक, और उत्तर पूर्वी मानसून अ, अ, जो दक्षिणी भारत में, जैसे तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के इलाके, तेलंगाना के दक्षिणी इलाके, कर्नाटका के कुछ इलाके और केरला तक बारिश की गतिविधियां देते हैं। और यानी कि सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट अगर कोई एरिया अक्टूबर के महीने में रहता है, क्योंकि जो रहता है वो है यानी कि मध्य भारत का इलाका, जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि उड़ीसा, फिर जो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, यानी कि ये इलाके सबसे ज्यादा शुष्क बने रहते हैं सर्दियों के समय, जो मानसून सीजन के समय, क्योंकि कहीं से भी मॉइस्चर नहीं मिलता, ना ही उत्तर पूर्वी मानसून का असर दिखता है, ना ही पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखता है। और इस समय क्योंकि तापमान गिरे होते हैं और प्रेशर हाई रहता है, तो कोई भी यानी कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मॉइस्चर यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है, तो काफी ज्यादा यानी कि शुष्क बना रहता है इस समय ये इलाका। तो यानी कि ये मैंने बात की पोस्ट मानसून और पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी मानसून की। तो आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। तो अभी के लिए इतना है, धन्यवाद।